गाइस आज मैं खड़ा हूँ गुड़गांव के सबसे बड़े कब्रगाह में। अब आप बोलोगे यार रितेश ये कौन सा काम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी दिखाते दिखाते तुम तो कब्रगाह दिखाना शुरू कर दिए यार। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में, आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर दफनाने वालों का ना कोई धर्म है, ना जात है, ना कोई बिरादरी है, ना अमीर है गरीब है। और यहाँ पर इंसान को नहीं दफनाया गया, उनके घर खरीदने के जो अरमान होते हैं उनको दफनाया गया है। ये वो कब्रगाह है जहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट बायर के घर के सपने को दफनाया गया है बाई दी बिल्डर्स अथॉरिटी डिफंट पॉलिसीज। अब हम एक लाइन से शुरू करते हैं गाइज। मैं खड़ा हूं एक वन ऑफ द गुड़गांव के वेरी प्राइम लोकेशन पे। उस सेक्टर को कहते हैं सेक्टर 68। अगर आप इसको देखोगे तो ये सेक्टर 68 लंबा सेक्टर है, बिल्कुल सोना रोड से लगता है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही प्यारा लोकेशन है। एक हाई डेंसिटी सेक्टर है, यहीं पर आपका फेमस आर्या मॉल है। उसके अलावा डीएलएफ के कुछ एससीओ प्लॉट्स भी हैं जो डीएलएफ ने करोड़ों में बेचे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कब्रगाह है, जो सबसे बड़ा कब्रगाह है यहाँ का। वो कब्रगाह है 32 एकड़ का, उसको कहते हैं सुपरटेक ह्यूज एंड सुपरटेक अजालिया। टोटल कैपेसिटी वहां पर 3200 फ्लैट बनने की है। ये रेरा से पहले के प्रोजेक्ट्स है। ये उस जमाने की कहानी है जहां पर एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट से 20 या 30% उठाता था और कई नई जगह लैंड खरीदता था, उस लैंड पे भी लोन लेता था। नोएडा और गुड़गांव की अलग कहानी थी। नोएडा में तो 10% किस्त में ही आपको लैंड मिल जाती थी, 30% आप इंस्टॉलमेंट में उठाते थे। आप गुड़गांव आते थे, गुड़गांव में लैंड खरीदते थे, फिर लैंड पे भी लोन उठाते थे। फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए अलग लोन उठाते थे, जो बायर होता था उससे सबवेंशन लेके सरकार से अलग लोन उठाते थे। इस तरीके से मल्टीपल लेयर पे लोन उठाई जाती थी, ताकि ये नहीं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, कि एक नया लैंड लिया जाए, सो दैट एक होड़ था कि यार हम एक ही दिन में इंडिया के नंबर 1 डेवलपर बन जाए। आप कहोगे कि यार ठीक है यार कोई बात नहीं, ऐसे गुड़गांव में तो 30-40 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, तो ह्यूज भी अटक गया, अजालिया भी अटक गया। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर माहिरा होम्स। सोचो ये तो अफोर्डेबल हाउसिंग है। मैंने कैलकुलेशन किया था, करीब यहाँ पर 1400 से 1500 फ्लैट है। जब भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते होगे तो वहां पर बड़ा बड़ा आपको दिखता होगा सरकार द्वारा और ये फलाना द्वारा ढिमकाना द्वारा, और एक वर्ड आप बहुत सुनते होंगे वो होता है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार भी उसमें इक्वली पार्टनर है, प्राइवेट प्लेयर भी उसमें उतने ही पार्टनर है। रेरा के बाद का प्रोजेक्ट है, इसकी आप हालत देखो, वो भी एक अलग कब्रगाह है। 1400 लोगों के फ्लैट्स का कोई अता पता नहीं है। ये कहानी भी सेम वैसी ही है, लेकिन दूसरे तरीके से इसको सर्व किया गया है। अब आप सोचोगे यार लैंड के ओनर है, रेरा में प्रोजेक्ट अप्लाइड है, स्क्रो अकाउंट है, सब कुछ है, तो यार ये तो प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए था। पर यहाँ प्रॉब्लम आती है अगेन कि एक ही दिन में आपको अफोर्डेबल किंग बनना है। अब इस भाई साहब ने प्रॉपर रेरा में जाके प्रॉपर अपना फाइल अप्रूव करा के स्क्रो अकाउंट तो खुलाया, बैंक गारंटी भी दी, पर पता लगा बैंक गारंटी नकली है। अब आप ये सोचोगे यार इन्होंने तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया। आप कॉमन मैन हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप कोई नकली बैंक गारंटी देके बैंक से 1000 रुपए लोन लेके आ जाओ। इतने सारे बैंक है, या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जाके आप जाके लेके आ जाओ। तो अब आप बताओ क्या ये सिर्फ बिल्डर अकेला इन्वॉल्व था? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हिंदुस्तान देश है, यहाँ पर हमें सिर्फ मिलता है तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। बिल्डर ने क्या किया, 70% विच इज सफिशिएंट। आपको पता होगा रेरा में आपको गाइडलाइन होती है जहां पर यू हैव टू ओपन स्क्रो अकाउंट, और 70% पैसे आपको वहां रखने पड़ते हैं। और कहा जाता है कि अफोर्डेबल में जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो और ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक पीपीपी मॉडल का प्रोजेक्ट है। इन भाई साहब ने नकली बिल्स लगाकर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर भी नकली, सीमेंट भी नकली, लेबर्स भी नकली, डिजाइनर भी नकली, सामान भी नकली, सब कुछ नकली के बिल लगा के भाई साहब ने यहाँ से पैसे उठाए। दूसरी जगह इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, जैसे कि सेक्टर 63A, 103, 104 ऐसे करके, क्योंकि इनको भी गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपर बनना था एक ही दिन में। इन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कि रेरा के बाद प्रोजेक्ट डिफॉल्ट नहीं हो सकता। और कोई बंदा अगर आपको ये कहे ना सर आप तो अफोर्डेबल हाउसिंग ले रहे हो, ये तो 100% सेफ एंड सिक्योर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भाई साहब आप इसकी हालत देख सकते हो। अब पता नहीं ये प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, शायद अगर कभी अगले 40-50 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, पर आगे का पता नहीं। तो एक था नॉन रेरा वाला प्रोडक्ट, एक है रेरा वाला प्रोडक्ट। अब हम तीसरे प्रोडक्ट के बारे में आते हैं, वो भी बहुत पहले का प्रोजेक्ट है, बिफोर रेरा का प्रोजेक्ट है। ये कई पुराने रियल एस्टेट एजेंट्स जो बहुत पुराने हैं रियल एस्टेट में, उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। वो एक प्रोजेक्ट बेचा करते थे कस्टमाइजेबल होम्स। उसमें क्या होता था कि बेसिकली बिल्डर कहता था कि अपने हिसाब से आप लेआउट को डिजाइन कर लेना, 3 बेडरूम है 2 बना लेना, किचन का वॉल्स ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। तो ये बड़ा फैंटेसी लगता था उस वक्त, और वो उसी हिसाब से मार्केटिंग करते थे। उस बिल्डर ने 2 जगह प्रोजेक्ट बेचा था, एक 68 में और 103 में। तो उस टाइम ये कहा जाता था कि यार ये बाहर से आए हैं, एफडीआई कंपनी
है, मतलब एफडीआई कंपनी का एक फंडा होता है कि एफडीआई कंपनी में गवर्नमेंट अलग से रिस्ट्रिक्शन रखती है, एक बार उनको जो पैसे आ जाते हैं वो बाहर नहीं ले जा सकते। शायद उनका तासी से भी कोलैबोरेशन था एंड दे आर आल्सो हैविंग द सेम डेस्टिनी। वहां पर भी कब्र खुद गया है अच्छा खासा लोगों का। उसके एक और प्रोजेक्ट पे आते हैं, करीब वहां पर भी 700 से 800 या मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूं 1000 के आसपास फ्लैट होंगे। यहाँ पर इतने फनी फनी सीन आपको देखने को मिलेंगे ना। एक बिल्डर ने गड्ढा खोद रखा है, उस गड्ढे पे लिटरली खेती शुरू हो गई है मतलब अगर आप पुराने टाइम के हिसाब से जाओगे तो बिल्डर गड्ढा खोदने पे आपसे अलग से 10% डिमांड करता था, यानी कि स्टार्टिंग में 10% बुकिंग अमाउंट लेता था, फिर 15% लेता था आपसे अलॉटमेंट पे, फिर आपसे 10% लेता था ऑन स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता था गड्ढा खोदना। तो उस बिल्डर ने 35% लेके उस जमीन पे लिटरली खेती हो रही है। जिस बंदे ने भी लिया होगा या उसने भी किसी को दिया होगा या खाली पड़ा होगा कोई खेती करोगा, मतलब लिटरली गड्ढा खोदा उसमें खेती हो रही है। सोचो। अब एक प्रोजेक्ट था ईरा का 68। ईरा बिल्डर ने बहुत सारा माल बेचा था गुड़गांव में। 68 में बेचा था उन्होंने, अगेन 103 में बेचा था उन्होंने एक ईओआई का अपना सिस्टम निकाला था। 68 में 103 में 2 मेन जगह थे इनके प्रोजेक्ट। और भाई साहब आपको मैं एवी दिखाऊंगा, 10-12 साल पुराना एवी दिखाऊंगा आपको। क्या प्रोजेक्ट है। जिस प्रोजेक्ट की हम आज बात करते हैं ना, स्काई डेक। उन्होंने क्या किया था कि टावर थे ना, टावर के चारों ओर इस तरह से टावर का वो दिया था कि बीच में स्काई डेक से जाएंगे और वो वॉल का होगा। उन्होंने वैसा सैंपल भी बनाया था लिटरली। वो कहते थे भाई हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ना वो गुड़गांव का सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट होगा। आइकॉनिक टावर्स बनाएंगे, आपको गोल्फ देंगे टेरेस पे, आपको क्लब एमिनिटीज क्या, स्विमिंग पूल क्या, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, ये जो सारी चीजों की जो हम आज बात करते हैं ना, उसकी एवी में आपको दिखाऊंगा पुरानी। और उस प्रोजेक्ट का हालत आप जाके देखो। हम ड्रोन से देख रहे थे, वहां पर लिटरली पेड़ ही उग गया प्रोजेक्ट के अंदर। ये वैसा सीन है इस सेक्टर को देखने में। ये सोचो कि कितने साल हो गए इस प्रोजेक्ट को बनने में कि पेड़ ही उग गए। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रिजॉर्ट दिया गया है, उसके बीच में प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन में ये एडेड है। अगर कोई ले मैन होगा उसको पता नहीं होगा तो जेन्युइनली वो सोचेगा तो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है यार, इसके तो चारों ओर पेड़ है यार, प्रोजेक्ट तो यही लेना चाहिए। ऐसे भी आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यार, हर जगह मतलब पेड़ कट रहे हैं, पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पर मैं बता दूं भाई वो पेड़ बाद में हो गए सारे के सारे। अब स्पायर एज का मैंने आपको स्टोरी बता दिया, तो जिनको घर कस्टम कराना था उनका भी ये हालत है। जहां जहां सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है वहां अप टू 90-95% पेमेंट चलेगी, क्योंकि पुराने पेमेंट्स प्लान जो होते थे वो वैसे ही होते थे। कुछ यहाँ बिल्डर भी हैं जिनके प्रोजेक्ट से थोड़ा सा रे ऑफ होप भी है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, इसमें सबसे बड़ा होप है M3M के। एक्चुअली क्या M3M में ना हर टावर का अलग अलग नाम होता है एक्चुअली, तो नेचुरा, मरीना, आइकॉनिक ऐसे करके जो जिस टावर का जो नाम है, थोड़ा सा रे ऑफ होप वहां से मिला, वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। पर प्रॉब्लम्स वहां पर भी है, क्योंकि हमारी सरकार तो सरकार ही है, रोड वो बनाएगी नहीं। कई बार ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनका दुख से मुझे भी दुख लगता है कि लोगों के सामने लोगों का दुख देखता हूं तो मुझे इनका दुख बड़ा छोटा सा लगता है। ये सोना रोड है आपका, अब बहुत बढ़िया रोड है, कोई रोड नहीं है जाने के लिए। बिल्डर ने अपनी जो मेन एंट्री एग्जिट है ना वो भी दे रखी है, पर वहां से जाने का रोड नहीं बनाया उन्होंने। जो एक एग्जिस्टिंग टिकली रोड उसको कहते हैं, जो गांव की रोड्स होती है एग्जिस्ट करते, उसी पे उसी ले लिया इन्होंने, और बढ़िया से लोग रह रहे हैं, रेसिडेंट्स रह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार बिल्डर ने बना के लोगों को डिलीवर कर दिया, अब बिल्डर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम फर्दर किसी रोड को बनाए, क्योंकि नेचुरल बात है इनका प्रोजेक्ट बन गया, बाकी का बना नहीं, बाकी बिल्डर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो रोड्स कभी बनना नहीं। करीब एरा में 700-800 फ्लैट है, 1400-1500 ताशी में है, माहिरा में 1500 है, ह्यूज में 3200 है। तो ये रे ऑफ होप है जो इन्होंने बना दिया है, तो करीब 700-800 फ्लैट इनके होने चाहिए। एक प्रोजेक्ट है जिसने एटलीस्ट कुछ टावर की पोजीशन दे दी और कुछ की दे देगी, वो है परीना। मैं कहूंगा भाई राक्षसों के बीच में आप ही भगवान हो कम से कम। आज से कुछ साल पहले मुझे लगता था कि शायद वो भी नहीं बनेगा, पर एटलीस्ट बिल्डर ने बना दिया, तो हैट्स ऑफ। आपने कम से कम उन सपनों को खराब नहीं होने दिया, चाहे जैसे भी आपने अपने आप को इवॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें को इसको ऐसा तो करना नहीं है कि हमें इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बनानी है, राखीगढ़ी या मोहनजोदारो जैसी। 5000 साल बाद लोग आए, लोग देखे यार यहाँ देखे इवॉल्व करेंगे कि ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, अचानक आ रहे हैं, वैसे अभी कोई दुश्मन है कि उन्होंने हमला कर दिया होगा और ये सारे के सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ छाड़ के भाग गए। कोई यहाँ थ्योरी कल को एक्सकेवेशन करेगा तो ऐसी थ्योरी इवॉल्व हो सकती है, तो हिस्ट्री भी हमारी चेंज हो जाएगी एक्चुअली। आई एम टॉकिंग ऑफ लाइक 7 to 8,000 पीपल। और अगर मैं डिलीवर्ड प्रोजेक्ट को भी देख लूं या अंडर कंस्ट्रक्शन जो डिलीवर होने उसको भी देख लूं तो करीब हम 10,000 फ्लैट आ जाते हैं। जो होना था वो हो गया, सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। सरकार ने एक फंड बनाया था स्वामी फंड, विच इज कंप्लीशन बेस्ड फंड। उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है वहां पर जाएगी, इवेल्युएट करेगी, अगर वो फीजेबल है, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं है किसी प्रकार का, उनको लगता है कि और आगे के फ्लैट बेच के वो रिकवर कर सकते हैं, वो स्वामी फंड वहां देगी और वो प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि स्वामी फंड के कारण गुड़गांव में काम नहीं हुआ। सरकार भी उन प्राइवेट लोगों की तरह काम करती है जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इवॉल्व करते हैं। अगर उनको बिल्कुल हैसल फ्री लगता है तभी वो एंटर करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। लाइक प्राइवेट लेंडर, वो कोई भी कर सकता था, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट लेंडर एंटर नहीं कर सकता था स्वामी के अलावा। अगर किसी को भी फायदा है, मेरा कहना है कल को एक कंपनी है सुरक्षा फंड है, उसको फायदा है कि मैं एक प्रोजेक्ट टेक ओवर करता हूँ, मेरे को इतना FAR फ्री में मिल गया, इसमें नए फ्लैट बनाऊंगा मुझे इतना मिलेगा, बचे हुए फ्लैट का मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा, मुझे फायदा है, तो नेचुरल हर कंपनी खुश जाएगी। वो लीगल ऑब्लिगेशन
इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो नहीं घुसना चाहते। अगर सरकार की एजेंसी उसमें घुसती है, लीगल ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, तो लोग इजीली घुस जाते हैं। यहाँ पर कोई भी स्वामी फंड नहीं आना चाहता। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैटर। बिल्डर्स ने मल्टीपल फोल्ड लोन्स उठा रखे हैं, जैसे मैंने सुपरटेक का केस में बताया कि उन्होंने लैंड पे भी लोन ले रखा है, कंस्ट्रक्शन लोन भी ले रखा है, और जितना आप इसको छोड़ते जाते हो आइडियल, उतना ज्यादा ये अमाउंट बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये प्रोजेक्ट 6 साल से स्ट्रकअप है, पीएनबी ने 10 साल पहले इसको लोन दिया होगा। 10 साल में इंटरेस्ट देखोगे जो पीएनबी को लॉस हो रहा है वो भी उससे ज्यादा है जो उसने लोन दिया होगा। एग्जैक्टली वैसे ही सरकार को लॉस हो रहा है, जो ईडीसी एडीसी कुछ कलेक्ट कर ली, कुछ करनी है, रेवेन्यू का लॉस है। एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स जो एक्चुअल जिन्होंने घर लिया था उनका लॉस है। आज गुड़गांव में धड़ल्ले से प्राइसेस बढ़ गए प्रॉपर्टी के। लॉजिक समझो, अगर ये सब सप्लाई में आ जाए तो शायद उसको भी कंट्रोल करने को मिलेगा, लेकिन कंट्रोल करने के लिए इन सारे प्रोजेक्ट्स पे सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर भी मेरा सिर्फ ये कहना है सारे प्रोजेक्ट को स्टडी किया जाए, ये प्रोजेक्ट आज भी फीजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल सुपरटेक ह्यूज में देयर इज ए टावर GHMN, इतने साल डिले होने के बाद भी वो टावर का सुपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खड़ा है। उसको कंप्लीट करके फिनिशिंग करके टोटल कॉस्ट आपका 25 करोड़ रुपए। तो मैं जस्ट इंडिविजुअल आपको बता रहा हूँ वाली बात, एग्जैक्टली 4 टावर का टोटल रिकवरी होनी है 70-80 करोड़ रुपए। सेम विद एबेन टावर। बिल्डर बनाना नहीं चाहता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेशंस है, बैंक रिस्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा, या फिर एग्जाम्पल मान लो कि उनको भी ये डर है कि कल को मैं बना दूं तो सारी लिटिगेशन मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आप बनाने के बाद भी कि फिर क्लाइंट आपसे कंपनसेशन मांगेंगे। ऐसे भी होती है कई बार, एमआर को लोगों ने बहुत रगड़ा है। बैंक्स किसी तरह का रिलीफ नहीं देना चाहती, अथॉरिटी किसी तरह का रिलीफ नहीं देना चाहती। यहाँ कोर्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक एक प्रोजेक्ट का फीजिबल स्टडी बनाना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ टावर वाइज आपको इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे। हर प्रोजेक्ट फीजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने GH का MN का ऐसे भी एग्जाम्पल दिया, अगर आप देखोगे तो आज भी रिकवरी कैन बी हायर देन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 2-2 टावर का आप सेट बनाओ और उसका पूरा का पूरा लिस्ट निकालो कि किन लोगों से पैसे लेने हैं। इंडिविजुअल्स छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व करो, लिटिगेशन फ्री हो, बिल्डर से कंप्लीट ले लिया, उस पैसे को लो, रिकवर करो, और जो बचे हुए पैसे है उससे लोगों के क्लब्स बनाओ, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुपरटेक ने 4 ही टावर तैयार किए, बाकी क्लब लब का तो कोई अता पता ही नहीं है, वो तो सारे राम भरोसे है एक्चुअल में। इस तरीके से एक एक टावर इंडिविजुअल लग के हम पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आज भी फीजिबल है। और अगर आपको लगता है कि ये फीजिबल नहीं रहा, कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और लोगों की रिकवरी बहुत कम है, मैं कहता हूँ कोई भी सेंसिबल आदमी को अगर आप आज के डेट में जाओगे, जिसने 10 साल पहले फ्लैट लिया है, 7 साल पहले लिया, 6 साल पहले लिया, उसको बोलोगे यार एक काम करो, हमारे पास रिकवरी 25 करोड़ की है और प्रोजेक्ट बनने में 30 करोड़ का खर्चा है, आपको 5% एस्केलेशन देना पड़ेगा या 10% एस्केलेशन देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार आदमी इस चीज के लिए मना करेगा। एंड ऑफ द डे उसको घर मिल जाएगा तो 1 साल 1.5 साल में तो उतना तो रेंट में ही रिकवर कर सकता है। सरकार को भी बहुत सारे ईडी से मिले, सरकार रोड भी बना सकती है, और गुड़गांव को जेन्युइनली मिलेनियम सिटी हम कह पाएंगे। नहीं तो ऐसे कब्र बनते रहेंगे। ये सारे जो 10,000 लोग हैं, दे आर नॉट वोटर्स एक्चुअली। वोटर मतलब इनकी वोट काउंट नहीं करती। कांग्रेस को भी देख लिया, मोदी जी को भी देख लिया, हुड्डा जितने सारे सबको देख लिया वाली बात। एग्जैक्टली देखो, एंड ऑफ द डे इनका काम तो कोई भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, प्लीज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू न्यू थिंग्स, आप इस पे फोकस करो। कोई सरकार ने आज G+4 निकाल दिया, सरकार भी मार्केटिंग एजेंसी की तरह काम करती है। उनसे पूछा गया आपने क्यों किया, बोलते हैं यार रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे गुड़गांव में, तो उसको कर्ब करने के लिए हमने G+4 बनाया है। भाई ऐसा नहीं है, आपको पैसे मिल रहे थे बहुत सारे, इसलिए आपने किया। यू आर ए बिजनेसमैन। मुझे ये भी पता है कि आपकी मजबूरी आपको पैसे लेने। इंडिया में इतने ज्यादा टैक्सेस की प्रॉब्लम में मिडिल क्लास को चूसा जाता है। आप बात को समझो, यू हैव टू डिलीवर इट ऑल्सो। प्लीज समझो इस बात को लेके, यार लोग मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सर आप प्लीज इनका घर बनवा दो। आपको बता दूं, अगर ये सप्लाई में भी आ गए सारे के सारे फ्लैट्स गुड़गांव में एक बहुत बड़ा एक कब आएगा रियल एस्टेट प्राइस में या एडुकेट होगा। आज भी इस प्रोजेक्ट को ढंग से लेके स्टडी करो, बैंक के साथ मीटिंग करो, लेंडर के साथ मीटिंग करो, लैंड ओनर्स के साथ मीटिंग करो, बिल्डर के साथ मीटिंग करो, फ्लैट ओनर्स के साथ मीटिंग करो। मैं कह रहा हूं आज भी दे आर वेरी फिजिबल। मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीबडी। कल को बाय द वे, जैसे बीइंग मी इंडिविजुअल, मैं खुद चाहता हूं कि यार अगर मुझे रिस्पांसिबिलिटी मिले 2 टावर की तो आई एम रेडी। गिव मी डेटा। मेरे को कौन देगा? मैं बिल्डर को बोलूंगा मुझे डेटा दे दो विद फोन नंबर, कितने के क्या पैसे लेने, वो मुझे नहीं देंगे। मैं रेसिडेंट्स का ग्रुप बना के काम कर सकता हूँ। कल को मान लो मैं रेसिडेंट्स को तैयार कर लूं, बिल्डर बोलेगा भाई ये 25 करोड़ रुपए तो मुझे दे दे यार जो एक्स्ट्रा आने वाले, या नहीं दे भाई मुझे क्या है, चल मैं बैठा हूँ, आज नहीं 10 साल में तो मिल ही जाए, क्योंकि हिंदुस्तान है। हमें एक बार जेल में जाओ वापस छोड़ दो, अब हमें कोई घंटा का नहीं फर्क पड़ता यार। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग इन सालों में भगवान को भी प्यारे हो गए होंगे फ्लैट का सपना देखते देखते। ऐसा ना हो कि सारे लोग भगवान को प्यारे हो जाए एक टाइम के बाद, कि आप 40-50 साल बाद इसके लिए वो कर रहे हो, और ये गुड़गांव का हमेशा के लिए कब्रगाह बन के रह जाए। इस कब्रगाह को चलो हम एक महल बनाए, सबके सपनों का घर दिलवाएं। मेरी सरकार से सिर्फ ये विनती है, जब आपका ये वीडियो आप देखोगे तो मैं गुड़गांव के एक अगले कब्रगाह की आपसे बात करूंगा, सेक्टर। So guys, this is here I end my video. Thanks for listening. God bless you all.